हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में और एक नए लेक्चर में। फिर से बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। बार बार यही होता है, चैप्टर की डल जाती है, फिर बहुत दिन का गैप हो जाता है। चलो कोई ना, अब जल्दी जल्दी कोशिश करूँगा डालने के लिए, माफ़ी चाहता हूँ देरी के लिए। तो आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने आ रहे हैं? हमारे सारे चैप्टर वाइज मैं MCQ कराते आ रहा हूँ पूरे कंप्लीट। तो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे DC मशीन्स। इसके मतलब DC मशीन्स के आज MCQ करेंगे, ठीक है ना, पूरे कंप्लीट। MCQ थोड़े ज़्यादा हैं और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, DC जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल कहलाता है स्थैतिक प्रेरक, है ना, गतिजन प्रेरक, चुंबकीय प्रेरक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो बी वाला, ठीक है ना, गतिजन प्रेरक इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। DC जनरेटर की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है? विद्युत ऊर्जा पैदा करना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, या यांत्रिक ऊर्जा पैदा करना। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी वाला, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना। जो DC जनरेटर होता है, जो मतलब DC जनरेटर होता है, उसमें DC जनरेटर करता है, उसको हम यहाँ से क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा देते हैं यहाँ, और क्या कहता है हमें, वो क्या कहता है, हमें विद्युत ऊर्जा देता है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी उसे देते हैं और हमें कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में DC जनरेटर देता है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। तीसरा है DC जनरेटर का, है ना, प्रचालन सिद्धांत, लेंज का नियम, प्रेरण के नियम, स्थैतिक प्रेरण, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसका जो सही आंसर है वो डी वाला, फैराडे के चुंबकीय प्रेरण। DC जनरेटर का जो प्रचालन है वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण से होता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्व उत्तेजित जनरेटर का क्षेत्र, है ना, उत्क्षेपित किया जाता है DC से, AC से, अपशिष्ट चुंबकत्व से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो सी वाला, अपशिष्ट चुंबकत्व से। इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं हम। बड़े जनरेटर में प्रयोग किए जाने वाले ब्रश होते हैं कार्बन के, तांबे के, पीतल के, एल्युमिनियम के। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी वाला, तांबे के, ठीक है ना। इसका बी वाला आंसर एकदम सही है। अब देखते हैं छठवां प्रश्न। प्रत्येक उत्सर्ज जनरेटर में क्षेत्र कुंडल में उत्सर्ज किया जाता है AC में, DC से, AC एवं DC दोनों से, या स्वयं की धारा से। तो इसका जो सही आंसर है वो बी वाला, DC से, ठीक है ना। आगे देखते हैं। DC जनरेटर अथवा DC मोटर में पैदा होने वाली क्षति कौन सी होती है ना, ताम्री क्षति, लोहे क्षति, यांत्रिक क्षति, या ये सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो बी वाला, ठीक है ना, लोहे क्षति। अब देखते हैं आठवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। कौन सी क्षति के मान को परिवर्तित नहीं किया जा सकता? लोहा क्षति, त्रामी क्षति, है ना, अस्थिर क्षति, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है लोहा क्षति, ए वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं हम नौवां प्रश्न के बारे में। नौवें प्रश्न को हम ध्यान से समझेंगे। DC जनरेटर का व्यावसायिक दक्षता होती है तो आउटपुट वैद्युत शक्ति अपॉन इनपुट यांत्रिक शक्ति। दूसरा ऑप्शन है हमारा आउटपुट वैद्युत शक्ति अपॉन उत्पन्न वैद्युत शक्ति। तीसरा ऑप्शन है हमारा आउटपुट वैद्युत शक्ति अपॉन इनपुट यांत्रिक शक्ति। चौथा ऑप्शन है हमारा इनपुट अपॉन आउटपुट अपॉन इनपुट। तो इसका जो सही आंसर है वो वाला सी वाला, ठीक है ना, सी वाला एकदम इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब देखते हैं दसवां प्रश्न देखते हैं। बैटरी अवशेषण कार्य के लिए उपयुक्त जनरेटर होते हैं सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, ये सभी। बैटरी अवशेषण का मतलब होता है बैटरी चार्जिंग। तो बैटरी चार्जिंग के लिए कार्य करने वाला कौन सा जनरेटर होता है, मतलब बैटरी चार्ज करने के लिए कौन सा जनरेटर प्रयोग करते हैं? सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, ये सभी। तो इनमें से जो ऑप्शन है वो हमारा बी, शंट जनरेटर का हम प्रयोग करते हैं बैटरी चार्जिंग के लिए, ठीक है। अब देखते हैं 11 में क्वेश्चन क्या कह रहा है। जनरेटर में अधिक स्पार्किंग पैदा होने का मुख्य कारण है ब्रश ढीले होना, यानी कम्यूटेटर का गड्ढे हो जाना, ब्रश कसे हुए होना, ये सभी। तो इसका जो
डी वाला एकदम करेक्ट आंसर है। ये सारे ही ऑप्शन हमारे होंगे। ब्रश का ढीला होना, कम्यूटेटर के गड्ढे हो जाना और यानी ब्रश कसे हुए ना होना, तो इस वो ब्रश कसे हुए होना, इसी कारण स्पार्किंग पैदा होती है जनरेटर में। ठीक है, आगे देखते हैं 12वां ऑप्शन क्या कह रहा है। 12वां ऑप्शन क्या कह रहा है, जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान निर्भर करता है ध्रुवों की संख्या पर, प्रति ध्रुवों के फ्लक्स पर, चालकों की संख्या पर, इन तीनों कारकों पर। तो इसका जो सही आंसर है वो इन डी वाला, इन तीनों के कारकों पर, ध्रुवों की संख्या पर भी, प्रति ध्रुव फ्लक्स पर भी, चालकों की संख्या पर, इन तीनों पर। डी वाला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा 13वां क्वेश्चन। सीरीज जनरेटर का प्रयोग किया जाता है ना, बूस्टर के रूप में, बैटरी अपशेषण के रूप में, विद्युत रंजन के रूप में, प्रकाश है ना व्यवसाय के रूप में। तो सीरीज जनरेटर का प्रयोग किया जाता है बूस्टर के रूप में। बूस्टर के रूप में मतलब जैसे कि हमें वोल्टेज बढ़ाना हो, ठीक है ना, करंट बढ़ाना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सीरीज जनरेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सीरीज में कनेक्ट करके, मतलब सीरीज जनरेटर हम देखेंगे आगे। जनरेटर में अपशिष्ट चुंबकत्व समाप्त होने का कारण है ओवरलोडिंग, अधिक उत्साधन, ओवर हीटिंग एवं हैमरिंग या अधिक स्पार्किंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ओवर हीटिंग या हैमरिंग। जनरेटर में अपशिष्ट चुंबक अगर जब तक समाप्त हो जाती है तो ओवर हीटिंग या हैमरिंग होने लगता है। आगे देखते हैं 15वां प्रश्न क्या कह रहा है। यदि कोई जनरेटर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने में असफल हो जाता है तो गुणन की दिशा गलत है, अपशिष्ट चुंबक समाप्त हो गया है, या बसेज MNA अश्व की सेट नहीं है, या उपयुक्त इनमें से कोई भी दोष हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो उपयुक्त इनमें से कोई भी दोष हो सकता है। अगर जनरेटर हमारा विद्युत उत्पन्न करने में असफल हो गया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं कर पा रहा है जनरेटर, तो यही सारे ऑप्शन होंगे। गुणन की दिशा गलत हो रही है, अपशिष्ट चुंबक समाप्त होगी, मतलब चुंबक की उसमें जो क्षेत्र वो कम हो गया है, और बेसिस MNA अक्ष की सेट नहीं है, या उपयुक्त इनमें से कोई भी। ठीक है, आगे देखते हैं। समांतर क्रम में कार्य करता जनरेटरों में से एक जनरेटर को बंद कर दिया जाए तो दूसरा जनरेटर भी रुक जाएगा वो, और दूसरे जनरेटर की उत्सर्जना धीरे धीरे घटेगी, दूसरे जनरेटर की उत्सर्जना धीरे धीरे बढ़ेगी, दूसरा जनरेटर का उत्सर्जन हो जाएगा। मतलब ये कह रहा है बहुत सारे जनरेटर हैं, हम जो बहुत सारे जनरेटर को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, बहुत सारे जनरेटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो उनमें से क्या करें, अगर एक जनरेटर को बंद कर दें तो क्या होगा, दूसरा जनरेटर भी रुक जाएगा, या दूसरा जनरेटर का उत्सर्जन धीरे धीरे घटेगा, दूसरा जनरेटर की उत्सर्जना धीरे धीरे बढ़ेगी, या दूसरा जनरेटर अनियांत्रिक हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जो दूसरा जनरेटर है वो हमारा उसकी दूसरे जनरेटर की उत्सर्जना धीरे धीरे बढ़ेगी। ठीक है ना, अब देखते हैं 17वां क्वेश्चन। डीसी वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए मशीन कहलाई जाती है। डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, डायनेमो या इलेक्ट्रीफायर। तो इसका जो सही आंसर है वो है डीसी मोटर। आपको पता है डीसी मोटर जो होती है हमारी वो यांत्रिक ऊर्जा को, मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। ठीक है ना, डीसी मोटर का तो आप अच्छे से जानते होंगे, छोटी कार होती हैं और छोटे खिलौने वगैरह सब में मतलब डीसी मोटर प्रयोग होता है। ठीक है ना, छोटे फैन वगैरह जो होते हैं सब में डीसी मोटर का प्रयोग होता है। ठीक है, वो तो आपको पता है अच्छी से। डिफ्रेंशिएशन कंपाउंड, तो अब 19वां प्रश्न देखते हैं। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का उपयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जिसमें लोड का मान नियत रहे, लोड का मान बदलता रहे, या अधिक यांत्रिक शक्ति की आवश्यकता हो, या बहुत कम यांत्रिक शक्ति की आवश्यकता हो। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो लोड का मान नियत रहे। ठीक है ना, इसका ऑप्शन बिल्कुल सही रहे, ये ए वाला बिल्कुल सही होगा। जो डिफरेंस कंपाउंड मोटर का उपयोग करते हैं वो हम लोड का मान नियत रखने के लिए करते हैं। ठीक है ना, अब देखते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न देखते हैं। शंट कुंडल का प्रतिरोध होता है आर्मेचर कुंडलन से अधिक, आर्मेचर कुंडलन के बराबर, आर्मेचर कुंडलन से कम, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो जिसका जो सही आंसर है वो है हमारा ए वाला, आर्मेचर कुंडलन से अधिक। ठीक है ना, ए वाला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट होगा। अब देखते हैं 21वां प्रश्न क्या कह रहा है। फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम प्रयोग किया जाता है उपयुक्त विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए, आर्मेचर की गुणन दिशा ज्ञात करने के लिए, आर्मेचर की विद्युत धारा प्रभावित की दिशा ज्ञात करने के लिए, उपयुक्त इनमें से किसी के लिए नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो आर्मेचर की गुणन की दिशा ज्ञात करने के लिए, बी वाला ऑप्शन एकदम हमारा
ठीक है ना। फ्लेमिंग हस्त के बाएं हाथ का नियम के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं आर्मेचर की घूर्णन दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का बाएं हाथ हस्त का नियम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 22वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 22वां प्रश्न हमारा कह रहा है रेलवे इंजन के लिए उपयुक्त मोटर है कंपाउंड मोटर, शंट मोटर, सीरीज मोटर, ये सभी मोटर्स। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा सी वाला सीरीज मोटर। ठीक है ना, आगे देखते हैं 23वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। डीसी सीरीज मोटर को प्रचालन के लिए प्रयोग किया जाता है ना 2 बिंदुओं के स्टार्टर, 3 बिंदुओं के स्टार्टर, 4 बिंदुओं के स्टार्टर या मुख्य स्विच। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो 2 बिंदुओं के स्टार्टर, ए वाला एकदम हमारा करेक्ट ऑप्शन है। डीसी सीरीज मोटर के प्रचालन के लिए प्रयोग किया जाने वाला है जो 2 बिंदुओं के स्टार्टर। ठीक है ना, आगे देखते हैं 24वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 24वां प्रश्न कह रहा है प्रारंभ में डीसी मोटर के विरोध विद्युत वाहक बल का मान होता है उच्च होता है, निम्न होता है, शून्य होता है, सप्लाई वोल्टता के बराबर होता है। मतलब स्टार्टिंग में हम डीसी मोटर को प्रारंभ में डीसी मोटर के विरुद्ध विद्युत वाहक बल होता है, मतलब स्टार्टिंग में जो डीसी मोटर होती है उसका जो विरोध करता है ईएमएफ वो उच्च होता है या निम्न होता है, शून्य होता है, सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। तो वो इसका जो ऑप्शन है वो सी वाला मतलब शून्य होता है, 0 होता है। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं 25वां प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न क्या कह रहा है विद्युत वाहक बल का समीकरण, विद्युत वाहक बल का समीकरण E बराबर V माइनस आई इंटू आर, और बी वाला है E बराबर V माइनस आई इंटू आर, और सी वाला है E बराबर V प्लस आई इंटू आर, ई बराबर V प्लस आई इंटू आर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा बी वाला। ठीक है ना, बी वाला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है। अब देखते हैं 26वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 26वां प्रश्न सीरीज मोटर की लोड रहित अवस्था में नहीं चलाना चाहिए क्योंकि इस अवस्था में मोटर की गुणन गति अत्यधिक बढ़ जाएगी, मोटर चलेगी ही नहीं, फ्यूज उड़ जाएगा, ये उपयुक्त इनमें से कुछ भी नहीं होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है मोटर की जो गुणन गति है वो अत्यधिक बढ़ जाएगी। जैसे कि आपने देखा होगा आपके घर में जो मिक्सी वगैरह होती है उसमें भी सीरीज मोटर का उपयोग होता है। जब आप उसको मतलब बिना उसके चलाते हैं कप के, और तो वो कितनी स्पीड उसकी बढ़ती चली जाती है। इस वजह से हम जब उसमें कुछ पीसते हैं तभी उसको हम चलाते हैं, यानी तक इसलिए हम उसे खाली में ऑन नहीं करते। ठीक है ना, तो उसमें हमारी सीरीज मोटर ही होती है। आगे देखते हैं, आगे 27वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। स्टार्टर का कार्य मोटर को ओवरलोडिंग से बचाना, प्रारंभ में स्टार्टिंग धारा को सीमित करना, मोटर को निम्न वोल्टता स्तर में ऑफ करना, या उपयुक्त तीनों कार्यों में, है ना। तो स्टार्टर का कार्य क्या होता है, जो स्टार्टर होता है वो मोटर के स्टार्ट करने के लिए लगाया जाता है। वो क्या करता है, मोटर को ओवरलोडिंग से बचाता है, मतलब मोटर पे ज़्यादा लोड होने से बचाता है। प्रारंभ में स्टार्टिंग धारा को सीमित करना है, मतलब स्टार्टिंग में धारा बिल्कुल सीमित कर देता है, ना कम लेता है ना ज़्यादा लेता है, बिल्कुल सीमित कर देता है। मोटर को निम्न वोल्टता स्तर में ऑफ कर देता है। अगर वोल्टेज घटेगा, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, स्टार्टर मोटर को बंद कर देगा। तो इन तीनों कार्यों के लिए हम स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 28वां प्रश्न। डीसी जनरेटर में स्पार्किंग को कम करने के लिए इंटरपोल्स का प्रयोग किए जाते हैं जिन्हें संयोजित किया जाता है आर्मेचर की श्रेणी में, लाइन्स की श्रेणी में, आर्मेचर के अक्रॉस में, लाइन के अक्रॉस में। डीसी जनरेटर में स्पार्किंग को कम करने के लिए हम इंटरपोल्स का प्रयोग किए जाते हैं जिन्हें संयोजित किया जाता है आर्मेचर की श्रेणी में या लाइन की श्रेणी में, आर्मेचर की श्रेणी में या लाइन्स की श्रेणी में। ऐसा होता है, इसमें क्या होता है हम पहले ब्रश से कनेक्ट करते हैं, जो मतलब हमारे जैसे कि ये वेल्डिंग होती है, ठीक है ना, जी हमारी वेल्डिंग होती है, ठीक है ना। मतलब मैं ऐसे ही डायग्राम बना रहा हूँ नॉर्मल बेस पे थोड़ा आपको समझाने के लिए। जैसे कि हमारी ये पूरी वेल्डिंग है, ये हमारी वेल्डिंग है, और ये हमारा मतलब पूरा आर्मेचर है, उसमें हम ब्रश कनेक्ट होते हैं। तो इस ब्रश को कनेक्ट ना करके हम इसको ही बॉडी में मतलब लगा देते हैं, जिससे कि मतलब स्पार्किंग ना हो, डायरेक्ट ही मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा चले। तो वो आगे जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊँगा ये वाला, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगी। अभी सिर्फ आप इस ऑप्शन को देख लीजिए, ये वाला कि आर्मेचर की श्रेणी में, ठीक है ना, ये आप देख लीजिए। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो वो चीज़ समझ में नहीं आएगी उसके बिना, ठीक है। तो 29वां प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न क्या कह रहा है,
डीसी जनरेटर में आर्मेचर कुंडलन की श्रेणी क्रम में है ना कंपनस्टिंग है ना बाइंडिंग संयोजित करने का उद्देश्य है, ठीक है। स्पार्किंग को कम करना है ना, बीज चुंबकन प्रभाव को कम करना, लोड बढ़ाने, गुणन गति पैदा होने हुई कमी को है ना दिशापूर्वतीय करना और उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा बी वाला है ना, बीज चुंबकीय प्रभाव को कम करना, ठीक है ना। बी वाला ऑप्शन हमारे एकदम करेक्ट है। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। मोटर की अधिकतम दक्षता के लिए त्राम क्षति बराबर नियतमान क्षतिया, त्राम क्षति बड़ी है नियत क्षतिया से, या त्राम क्षति छोटी है नियत क्षतिया से, त्राम क्षति बराबर है घर्षण क्षति के। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए वाला, ठीक है ना। ए वाला ऑप्शन हमारे एकदम करेक्ट है। आगे देखते हैं। यदि डीसी शंट मोटर के आर्मेचर संयोजित आपस में अदल बदल किए जाएं तो आर्मेचर नहीं घूमेगा, आर्मेचर की गुणन दिशा बदल दी जाएगी, आर्मेचर की गुणन दिशा अप्रभावित रहेगी, मोटर की गुणन ही घट जाएगी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारा आर्मेचर की गुणन दिशा बदल जाएगी। अब जब हम क्या करेंगे, डीसी मोटर के आर्मेचर के संयोजन को आपस में अदल बदल कर दिए जाएँ तो आर्मेचर की जो गुणन दिशा है वो बदल जाएगी। जैसे आपने देखा होगा आपकी जो बचपन में डीसी मोटर होती थी उसके हम जो वायर थे वो अदल सीधे लगाते थे, मतलब 10 माइल एकदम सीधे लगाते थे तो बिल्कुल उसकी जो वो है एकदम आर्मेचर जो मोटर का सीधा घूमता था, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, जैसे मैंने तारों को अदल बदल कर देते तो मोटर क्या होती थी हमारी उल्टी घूमती थी। तो यही सीन है, यही कह रहा है कि डीसी शंट मोटर को आर्मेचर संयोजित आपस में अदल बदल कर दी जाए तो आर्मेचर की जो गुणन दिशा है वो बदल जाती है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं 32वां प्रश्न है। जो मैं आपको उदाहरण लेके समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए और आपका इंटरेस्ट बने। अब देखते हैं 32वां प्रश्न क्या कह रहा है। डीसी सीरीज मोटर के आर्मेचर तथा क्षेत्र के संयोजित बदल दिए जाएं तो क्या होगा। मोटर की गुणन दिशा परिवर्तित हो जाएगी, मोटर चलेगी नहीं, मोटर की गुणन दिशा अपरिवर्तित रहेगी या उपयुक्त इनमें से कुछ नहीं। तो ये कह रहा है, पहले तो हमने शंट मोटर के बारे में देखा था। अब देखते हैं सीरीज डीसी मोटर के अगर हम आर्मेचर के क्षेत्र में संयोजन बदल दिए जाए, मतलब कि अगर आर्मेचर में जो तारे कॉइल से मतलब जुड़े हुए हैं अगर उनको हम बदल दे जाएँ तो जो क्या होगा, मोटर की जो गुणन दिशा है वो अपरिवर्तित रह जाएगी। अपरिवर्तित का मतलब ना सीधी ना उल्टी, मतलब वो हो जाएगी, अपरिवर्तित हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखते हैं 33वां प्रश्न। 33वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। डीसी मोटर में उपयुक्त विरोध विद्युत भाग बल की गणना का सूत्र। तो E बराबर फाई इंटू जेड इंटू एन अपॉन 60। दूसरा ऑप्शन है E बराबर फाई इंटू जेड इंटू एन अपॉन 60 इंटू पी अपॉन ए। और तीसरा ऑप्शन बना E बराबर 60 अपॉन फाई इंटू जेड इंटू ए। और चौथा ऑप्शन है हमारा E बराबर फाई इंटू जेड इंटू ए अपॉन 120 इंटू पी अपॉन ए। तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल हमारा सही है, ठीक है ना। फाई इंटू जेड इंटू ए एन अपॉन 60 इंटू पी ए। ये डीसी मोटर की उपयुक्त विद्युत भाग जो विरोध करता है उसकी गणना करने के लिए ये सूत्र है, ठीक है ना। ये सूत्र बनाया गया है, ठीक है ना। अब देखते हैं 34वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 34वां प्रश्न हमारा कह रहा है, डीसी मोटर स्टार्टर में प्रयुक्त वह कौन सी युक्ति है जो मुख्य सप्लाई के असफल हो जाने पर मोटर को ऑफ कर देती है और सप्लाई चालू हो जाने पर वह स्वयं ही स्टार्ट नहीं होने देगी। तो ये कह रहा है डीसी मोटर स्टार्टिंग में, मतलब जो डीसी मोटर स्टार्टर में प्रयुक्त होने वाली कौन सी ऐसी युक्ति है, मतलब डीसी मोटर को स्टार्ट करने में ऐसी कौन सी हम डिवाइस लगा सकते हैं जो मतलब मेन सप्लाई है अगर वो असफल हो जाए या मतलब ये अचानक चली जाए तो अचानक जाने पर मोटर ऑफ़ कर देगी। मतलब अगर मेन सप्लाई अचानक चली जाएगी तो मोटर ऑफ़ हो जाएगी और सप्लाई चालू हो जाने पर उसे स्वयं ही स्टार्ट होने नहीं देगी। अगर एकदम सप्लाई आ गई तो एकदम मोटर चालू नहीं होगी। इससे क्या होगा, हमारी मोटर पे फ़र्क पड़ सकता है, इसलिए हम स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें से कौन सा स्टार्टर है, पहला है हमारा OLC स्टार्टर, दूसरा है हमारा B स्टार्टर, तीसरा है हमारा RTD स्टार्टर और चौथा है हमारा OBC स्टार्टर, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन है हमारा बी वाला NBC स्टार्टर, ठीक है ना। बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ये क्या करेगा, हमारा अगर मेन सप्लाई कट होती है उसके बाद फिर मेन सप्लाई अचानक आती है तो मोटर को ये स्टार्ट नहीं होने देगा, मतलब मोटर आपकी इससे बची रहेगी, ठीक है। अब देखते हैं आगे 35वां प्रश्न।
ओवरलोड कॉइल OLC का कार्य क्या है, मतलब OLC स्टार्टर का कार्य क्या है ओवरलोड कॉइल्स में, ये देखते हैं। ओवरलोड स्थिति में मोटर को ऑफ करना, ठीक है ना। उच्च तापमान से मोटर की सुरक्षा करना। ओवरलोड स्थिति में मोटर को चालू करना। शून्य लोड स्थिति में मोटर को ऑफ करना। तो ये कह रहा है ओवरलोड कॉइल OLC का कार्य है कि ओवरलोड में स्थिति में मोटर को ऑफ कर दें। अगर हम क्या करेंगे, मोटर पे ओवरलोड डालेंगे, मतलब मोटर हमें आउटपुट में मैकेनिकल पावर दे रही है, तो अगर हम इस पर लोड डालेंगे, मशीनें मतलब ज़्यादा इस पर प्रेशर लगाएंगे, तो क्या होगा, मोटर पे लोड पड़ेगा तो क्या होगा, ये क्या करेगा, जो हमारा OLC स्टार्टर है ये जैसे देखेगा मोटर पे लोड पड़ रहा है तो मोटर को ये ऑफ़ कर देगा, ठीक है ना। तो ये फ़ायदा होता है इसका। अब आगे देखते हैं। 36वां प्रश्न हमारा क्या रहा है, शंट मोटर सामान्य से कुछ अधिक गति प्राप्त करने के लिए कौन सी गति नियंत्रित विधि में प्रयोग की जाती है। मतलब ये कह रहा है शंट मोटर जो होती है वो सामान्य से, मतलब जो हमारी जो शंट मोटर होती है वो सामान्य से कुछ अधिक गति प्राप्त करने के लिए, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड के लिए कौन सी हम ऐसी उपकरण का प्रयोग करें या ऐसे कौन सी हम डिवाइस का उपयोग करें जो नियंत्रण विधि का प्रयोग की जाती है, मतलब कौन सी नियंत्रण विधि से हम ऐसा कर सकते हैं, ये कहने का मतलब है। आर्मेचर नियंत्रण विधि, सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण विधि, क्षेत्र नियंत्रण विधि या क्षेत्र में टॉपिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा सी वाला, क्षेत्र में नियंत्रण विधि। शंट मोटर को सामान्य कुछ अधिक गति प्राप्त करने के लिए, मतलब अगर हमें डीसी मोटर से डीसी शंट मोटर से हमें कुछ हल्की स्पीड बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे, उसके क्षेत्र में नियंत्रण कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑप्शन सी वाला एकदम करेक्ट होगा। अब आगे देखते हैं। 37वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, डीसी मोटर को वैद्युत दक्षता के लिए, मतलब वैद्युतिक दक्षता के लिए हमें फॉर्मूला देखना है। तो NE बराबर E/I/VI। दूसरा ऑप्शन है वो ऑप्शन हमारा N बराबर V/I/N/V EI। और तीसरा ऑप्शन है हमारा N बराबर V/H/P/VI। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो सही ऑप्शन है हमारा ए वाला, ठीक है ना। आगे देखते हैं। 38वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, वार्ड लियोनाइड गति नियंत्रित विधि से विशेषता है, केवल सामान्य से कम गुणन गति प्राप्त करने के लिए, सामान्य से अधिक गुणन गति प्राप्त करने के लिए, विपरीत दिशा में अधिकतम गति प्राप्त करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है हमारा सी वाला, विपरीत दिशा में अधिकतम गति, वो विपरीत दिशा में भी अधिकतम गुणन गति प्राप्त करना, ठीक है ना। बोर्ड नियंत्रित गति नियंत्रित विधि विशेषता है, ठीक है ना। सी ऑप्शन एकदम हमारा करेक्ट है। अब देखते हैं 39वां क्वेश्चन, यदि डीसी शंट मोटर का चुंबकीय क्षेत्र, ये कह रहा है यदि हमारे जो डीसी शंट मोटर है उसका जो चुंबकीय क्षेत्र तथा लोड आई नियत रहे, मतलब जो लोड है वो नियत हो रहे और सप्लाई वोल्टता 1% बढ़ा दी जाए। अगर चुंबकीय नियत रहे और धारा नियत रहे, है ना, और वोल्टेज हम 1% बढ़ा दें तो गुणन गति अपरिवर्तित रहेगी या गुणन गति घट जाएगी या गुणन गति बढ़ जाएगी, या तो उनमें से कोई नहीं। तो हम डीसी शंट मोटर में अगर 1% वोल्टेज बढ़ा देंगे तो गुणन गति जो है वो हमारी घूमने की जो दिशा है, मोटर हमारी तेज़ घूमेगी, ठीक है ना, गुणन गति बढ़ जाएगी, ठीक है। 40वां प्रश्न हमारा देखते हैं, वेब है ना, वेब वाइंडिंग्स में समांतर पथों का, है ना, एक की संख्या होती है 2, 3, 4, 6। तो इसका जो सही ऑप्शन है हमारा 2, ठीक है ना। अब दोस्तों मैंने आपको पूरे चैप्टर के कंप्लीट 40 पूरे इस चैप्टर के जो इस किताब में दिए गए थे, इस चैप्टर के पूरे 40 के प्रश्न MCQ कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है ना। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इनको सभी को नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। और दूसरी बात ये है, जितने भी चैप्टरों को मैं क्वेश्चन कराता जा रहा हूँ सारे कंप्लीट कराता जा रहा हूँ। ऐसा इनमें से कोई नहीं मैंने चैप्टर छोड़ा है जिसके क्वेश्चन छोड़ दिए हूँ। जितने उस किताब में क्वेश्चन दिए गए थे उतने मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। जिस चैप्टर के जितने क्वेश्चन दिए गए थे उतने करा दिए, ठीक है ना। इस चैप्टर के 40 क्वेश्चन दिए गए थे, इसके भी 40 के 40 करा दिए। कभी कभी मानता हूँ कि बीच में थोड़ा लेट हो जाता हूँ वीडियो बनाने में, ठीक है ना, पर अब आगे से ध्यान रखूँगा। आप मुझे कमेंट करते रहिएगा, ठीक है ना, तो जिससे कि मेरे में ध्यान में बनी रहिए, ठीक है ना। अब आप इसको कंप्लीट कर लिए और आपका एग्ज़ाम अब नज़दीक है, ठीक है ना। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।